हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। नेविगेट इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। और आज की जो हमारी ये वीडियो होने वाली है, इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमपीपीएससी एग्जाम 2026-27 आईटीआई प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर। आपको पता है कि ये जो आईटीआई प्रिंसिपल एंड डायरेक्टर की आपकी वैकेंसी है, ठीक है, ये जो वैकेंसी आपकी है, ये कंटिन्यूएशन में आप देखोगे 2023 में भी आपको देखने को मिली, 2024 में भी ये वैकेंसी आपकी आई और 2025 में भी आपको ये वैकेंसी देखने को मिली। ठीक है, तो कंटिन्यूएशन में आपकी ये वैकेंसी आ रही है और हम आज इसके बारे में संपूर्ण डिस्कशन करेंगे। कंप्लीट इंफॉर्मेशन को हम डिस्कस करेंगे फॉर अपकमिंग एग्जाम 2026 के लिए। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसके अंदर हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे सिलेबस को लेके, किस तरीके से हमें प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, इन सारे पॉइंट्स पर हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एग्जाम के नाम की कि एग्जाम है क्या। तो एमपीपीएससी के द्वारा आईटीआई प्रिंसिपल ग्रेड 1, ग्रेड 2, डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर के पदों पर इस भर्ती परीक्षा को कंडक्ट कराया जाता है। और अब आज की वीडियो में हम बात करेंगे फॉर 2026 एंड 27। जो नोटिफिकेशन आपका रहेगा वो 2026 का रहेगा, एग्जाम जो आपकी होगी 27 में कंडक्ट कराई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि नोटिफिकेशन की हम बात करें कि नोटिफिकेशन इसका कब तक हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रीवियस ट्रेंड पर जाएं तो एमपीपीएससी जो है वो आपका दिसंबर मंथ के अंदर क्या करता है, इसकी जो आगामी परीक्षाएं होती हैं, ठीक है, आगामी परीक्षाएं जो आपकी होती हैं इसका कैलेंडर जारी करता है। ठीक है, लेकिन आईटीआई प्रिंसिपल के केस में लास्ट टाइम इन्होंने नवंबर मंथ के अंदर अपना कैलेंडर जो है जारी किया था, इस एग्जाम का एग्जाम नोटिफिकेशन जारी कर दिया था। ठीक है, तो आप मान के चल सकते हैं कि नवंबर या फिर दिसंबर 2026 में आपको इस एग्जाम का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आने की जो संभावना है वो आपको नवंबर दिसंबर मंथ में देखने को मिलेगी कि आपको इस परीक्षा का नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करते हैं तो हम बात करते हैं इस परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की। इसकी हम बात करते हैं, हम इस परीक्षा के एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं। ये जो परीक्षा आपकी होती है, ये परीक्षा आपकी किस पैटर्न पे होती है, इसका एग्जाम पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, इसके पहले एक और चीज मैं आपको यहां पे बता दूं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मन में एलिजिबिलिटी को लेके भी क्वेश्चन होता है। तो पहले अपन एलिजिबिलिटी की यहां पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखिएगा, एलिजिबिलिटी में हम यहाँ पर एज की बात करते हैं। एज की अगर हम बात करें तो 21 ईयर आपकी जो है मिनिमम एज यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, 21 ईयर आपकी मिनिमम एज होनी चाहिए। और हम एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन यहाँ पे क्या रिक्वायर्ड होती है, तो एजुकेशन की अगर हम बात करें तो आपने क्या किया हो, आपने बीटेक किया हो। ठीक है, आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। बी एंड बीटेक में अगर हम बात करें तो बी एंड बीटेक में एनी स्ट्रीम, ठीक है, कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट जो है वो इसको फिल कर सकता है। एनी स्ट्रीम कैंडिडेट जो है आपके इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, मैंने पहले रब कर दिया था, फिर से मेंशन कर देता हूं कि नोटिफिकेशन जो आपका है आपको कब तक देखने को मिल सकता है, तो वो आपको नवंबर दिसंबर 2026 तक जो है नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपको यहाँ पे क्लियर हो गया है। ठीक है, और आपको पता है आयु की गणना जो होती है वो आपकी 1 तारीख जो है उससे कैलकुलेट करते हैं। तो ये आपका हो गया। अब एग्जाम पैटर्न यहाँ पे क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न की हम बात करें तो एग्जाम पैटर्न आपका कैसा रहने वाला है। देखो आप, टोटल 500 मार्क्स का आपका यहाँ पर जो है इस परीक्षा के टोटल मार्क्स है, मतलब 500 नंबर का आपका ये पूरा कंप्लीट परीक्षा है, जिसके अंदर 450 नंबर जो आपके रहेंगे। इस 450 नंबर में आपकी एग्जाम कंडक्ट होगी। ठीक है, ये रिटन एग्जाम आपकी हो गई है। और 50 नंबर का आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको इंटरव्यू देखने को मिलेगा। ठीक है, 50 नंबर का क्या होगा,
50 नंबर का इंटरव्यू होगा। अब जो ये 450 नंबर की आपकी परीक्षा है, इस 450 नंबर की परीक्षा में दो पार्ट आपके होते हैं। एक पार्ट ए होता है जिसमें सामान्य अध्ययन पूछा जाएगा। सामान्य अध्ययन में एमपी जीके आपका आ जाता है और आपका आईसीटी आ जाता है। इसके टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूर्णांक जो होगा वो 150 नंबर का होगा। मतलब एक क्वेश्चन जो आपका है वो आपका 3 नंबर का है। क्या है आपका? 3 नंबर का है। अब अगर हम पार्ट बी की बात करें तो पार्ट बी के अंदर इंजीनियरिंग आपका हो गया, कौशल विकास और व्यवसायिक प्रशिक्षण आपका हो गया। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे और 300 नंबर के रहेंगे और 3 घंटे का जो है आपको यहाँ पे समय दिया जाएगा इस पेपर को सॉल्व करने में। अगर आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं तो फिर आपको इंटरव्यू यहाँ पे देना होता है, ठीक है। और इंटरव्यू के लिए समान अंक या फिर एक जो पोस्ट आएगी उस पर 3 गुना कैंडिडेट को सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। अब मन में क्वेश्चन रहेगा, क्या नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी? हाँ, पहला एक क्वेश्चन हमारे मन में आएगा कि नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी। जी हाँ, नेगेटिव मार्किंग आपको इस परीक्षा में देखने को मिलेगी और नेगेटिव मार्किंग जो आपकी रहेगी वो आपकी 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 नंबर का है तो एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका जो है वो काटा जाएगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे अब आता है कि ये जो परीक्षा आपकी होगी ये परीक्षा आपकी ओएमआर बेस्ड होगी। मतलब कि ऑफलाइन पद्धति से इस परीक्षा को जो है कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। ऑफलाइन आपकी जो है ये परीक्षा कंडक्ट कराई जाएगी। ये जो सामान्य अध्ययन वाला आपका पार्ट होता है, मतलब एमपीजीके वाला पार्ट होता है, ये आपको दोनों लैंग्वेज में देखने को मिलेगा, ठीक है। बोथ लैंग्वेज के अंदर आपसे जो है क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और ये वाला जो सेक्शन आपका होगा ये सिर्फ आपको इंग्लिश में देखने को मिलेगा, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका ये वाला सेक्शन यहाँ पर पूछा जाता है, ठीक है। ऑफलाइन पद्धति से आपकी ओएमआर जो परीक्षा होगी इसमें क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा वो एमसीक्यू टाइप आपका पैटर्न रहेगा। क्या रहेगा? आपका एमसीक्यू टाइप आपका पैटर्न रहेगा। अगर हम डिटेल्ड सिलेबस की यहाँ पे बात करें तो डिटेल्ड सिलेबस आप देखोगे कि जो आपका पार्ट ए रहता है, पार्ट ए के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा? तो पार्ट ए के अंदर हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पार्ट ए के अंदर हमें हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को पढ़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारा पार्ट ए का सिलेबस हमारा जो है उसके अंदर यूनिट नंबर 1 हो जाएगी। मैं पहले बता दूं कि जो आपका पार्ट ए होता है, क्या होता है? जो आपका पार्ट ए होता है इसमें आपको टोटल कितनी यूनिट पढ़नी होती है? टोटल आपकी 5 यूनिट होती है, ठीक है। ईच यूनिट जो आपकी रहेगी इससे आपको 10 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? 10 क्वेश्चंस आपको यहां पर पूछे जाएंगे, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश को आपको पढ़ना है। इस पर सर के द्वारा, भवदीप सर के द्वारा डिटेल्ड वीडियो बनाई गई है, ठीक है, सिलेबस को लेके एमपी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये वाला जो पार्ट है एमपीपीएससी के द्वारा सभी एग्जाम्स में कॉमन कर दिया गया है कि एमपीजीके का ये कॉमन एक सिलेबस रहेगा जो हम सभी एग्जाम्स के अंदर पूछेंगे, ठीक है। तो अब अगली यूनिट जो रहेगी इसके अंदर जियोग्राफी ऑफ द मध्य प्रदेश आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद आपका यूनिट नंबर 3 होता है जिसके अंदर पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी की बात होगी, ठीक है। इकोनॉमी एंड पॉलिटिक्स की यहाँ पे बात होगी। तो 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। पार्ट ए के अंदर पॉलिटिक्स ऑफ मध्य प्रदेश आपको पूरा पढ़ना है। इसके अंदर कुछ नया सिलेबस आपका एड ऑन हुआ है, ठीक है। और जो आपका पार्ट बी रहेगा इसके अंदर आपको इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको? इकोनॉमी ऑफ मध्य प्रदेश आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपका पार्ट बी का सिलेबस यहाँ पे रहेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो यूनिट नंबर 4 आपकी रहेगी जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक है। फोक कल्चर आपका हो गया, ठीक है, फोक लिटरेचर आपका हो गया। तो ये सारी चीजें आपको जो है इसके अंदर पढ़ना है यूनिट नंबर 4 के अंदर, ठीक है। इसकी पीपीटी में टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, आप टेलीग्राम से ले सकते हैं, ठीक है। ये पूरा जो है पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। और यूनिट नंबर 5 जो रहेगी इसके अंदर आपको जो करंट अफेयर्स हो गया और करंट अफेयर्स के अलावा आपका हो गया यहाँ पर इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, आईसीटी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाएंगे।
आगे हम बात करें तो आगे हम पार्ट बी के सिलेबस को डिस्कस करने के पहले थोड़ा सा कोर्सेज के बारे में आपको बता दूं। अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है, और प्रिपरेशन के लिए अपने लिए कोर्सेज वगैरह को सर्च कर रहे हैं, तो हमारा आईटीआई प्रिंसिपल को लेके नया बैच लॉन्च हो रहा है, प्रतिष्ठा बैच 2.0। ठीक है, ये प्रतिष्ठा बैच 2.0 जो आपका रहेगा, ये कंप्लीट बी पार्ट का आपका रहेगा, जिसके अंदर हम आपको कंप्लीट कोर्स प्रोवाइड कराएंगे पार्ट बी का। अगर हम पार्ट बी की बात करें तो आगे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो टोटल हमें 10 यूनिट्स यहाँ पे पढ़नी है इंजीनियरिंग एंड कौशल विकास प्रशिक्षण से रिलेटेड। ठीक है, तो ये हमारा प्रतिष्ठा बैच जो 2.0 रहेगा, इसके अंदर आपको जो मिलेगा कंप्लीट कोर्स मिलेगा पार्ट बी का। अगर आप पार्ट ए भी चाहते हैं साथ में, तो अलग से आपको पार्ट ए यहाँ पे मिल जाएगा, आरोहण बैच 1.0। ये आपका एमपीपीएससी के लिए पार्ट ए का सिलेबस रहने वाला है। ठीक है, तो आप हमारी ऐप पर विजिट कर सकते हैं, ये हमारा लाइव होने जा रहा है। ठीक है, बैच 2.0। अगर आप जो है लाइव बैच नहीं चाहते हैं, आप रिकॉर्डेड चाहते हैं, तो हमारे पास रिकॉर्डेड बैच भी अवेलेबल है। अभी हमने लास्ट 2025 एग्जाम के लिए कवर करवाया था प्रतिष्ठा बैच 1.0, तो आप प्रतिष्ठा बैच 1.0 को विजिट कर सकते हैं। ये आपको कंप्लीट रिकॉर्डेड मोड में अब मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस की जो प्रैक्टिस रहेगी वो आपको यहाँ पर लाइव मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अभी हमारा जो सेकेंड सिलेबस हम डिस्कस करेंगे उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट आपका है। तो स्किल डेवलपमेंट की जो हमारी टोटल 4 यूनिट्स हैं, इसका आपको सेपरेट बैच हमारा मिल जाएगा, जो कि आप ऐप पर विजिट कर सकते हैं। वो अभी तक का हमारा ट्रैक रिकॉर्ड है, एक सिंगल क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं निकला है। जिन बच्चों ने तैयारी की है हमारे प्लेटफॉर्म से और आप देख सकते हो जो हमारी यूट्यूब पर वीडियोस हैं स्किल डेवलपमेंट में, आप देख सकते हो सारे पॉजिटिव रिव्यू हैं, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं निकला है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट। और हमारे जो सर पढ़ाते हैं वो तो भाई बहुत बढ़िया शानदार तरीके से पढ़ाते हैं। ठीक है, आदर्श सर, और आदर्श सर ही प्रतिष्ठा बैच 2.0 के अंदर पढ़ाने वाले हैं। अगर सिर्फ आपको टेस्ट सीरीज चाहिए तो सिर्फ टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। अगर सिर्फ और सिर्फ आपको नोट्स चाहिए तो कंप्लीट आपको ई पीडीएफ नोट्स भी हम आपको अवेलेबल करा रहे हैं, तो आपको कंप्लीट नोट्स भी मिल जाएंगे। अगर आपको कोर्स नहीं चाहिए तो आप सिर्फ पीडीएफ नोट्स को भी ले सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा कंप्लीट अभ्यास बैच अवेलेबल है, मतलब कि इसके अंदर हम एमसीक्यू क्वेश्चंस प्लस टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। क्या प्रोवाइड कराते हैं? टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड कराते हैं। और जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे तो इंटरव्यू गाइडेंस की भी प्रिपरेशन यहीं पर आपकी होगी। तो कंप्लीट आपका प्रिपरेशन मटेरियल यहीं से मिलने वाला है, आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं पार्ट बी के सिलेबस की, कि पार्ट बी का सिलेबस हमारा यहाँ पे क्या रहने वाला है। तो पार्ट बी में आप देखोगे तो स्टार्टिंग की जो 4 यूनिट है ना, वो 4 यूनिट आपकी स्किल डेवलपमेंट्स की हैं। ठीक है, तो नेशनल एंड इंटरनेशनल सिनारियो ऑफ स्किल डेवलपमेंट आपको पढ़ना है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है यहाँ पे। अब आप देखो तो इसके अंदर वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम आपको पढ़ना है, करंट नेशनल पॉलिसी के बारे में पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव एंड नीड फॉर स्किल डेवलपमेंट इन इंडिया इसके बारे में पढ़ोगे, रिकमेंडेशंस क्या है, वेरियस कमिटी आपकी क्या है, स्किल डेवलपमेंट का स्कोप क्या है। ठीक है, तो अगर मैं सिलेबस को डिस्कस करने के पहले आपको बताऊं तो आपका जो पार्ट बी रहेगा, क्या रहेगा आपका जो पार्ट बी रहेगा, इस पार्ट बी के अंदर टोटल जो यूनिट्स हैं, टोटल 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, टोटल क्या है? 10 यूनिट्स हैं। अब 10 यूनिट्स में जो आपका स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग आपका है, एचडी वीडी जो आपका है, इसकी आपको टोटल कितनी देखने को मिलेंगी? 4 यूनिट आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें हमने पहली यूनिट के सिलेबस को डिस्कस किया। अब 4 यूनिट जो आपकी हैं, मतलब कि हर एक यूनिट, अगर हम बोलें हर एक यूनिट, तो हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो टोटल आपको इस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे? 40 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब एक क्वेश्चन जो आपका होता है वो होता है आपका 3 नंबर का। कितने नंबर का होता है आपका? 3 नंबर का। तो 40 क्वेश्चन जो आपके हुए वो हो गए आपके 120 नंबर के। कितने नंबर के हो गए? 120 नंबर के। तो स्टार्टिंग की 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको कवर करते हो तो आप 120 नंबर को कवर कर रहे हो। इसके पहले पार्ट ए की बात करें तो पार्ट ए के अंदर 150 हो गए, तो 150 प्लस 120 की अगर हम बात करें तो टोटल
270 मार्क्स का आपका यहाँ पे कवर हो जाता है। तो ये दो पार्ट आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे टारगेट करना है, ठीक है। सेकेंड यूनिट की बात करें तो सेकेंड यूनिट के अंदर आप देख सकते हो स्टेटस ऑफ वोकेशनल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, आप इस पार्ट को कवर करोगे, ठीक है। इसके अंदर आप देखोगे तो टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम की बात की गई है कि स्टेट के अंदर क्या है, वर्ल्ड बैंक असिस्टेड जो आपका रहेगा प्रोजेक्ट जो आपके रहेंगे स्किल डेवलपमेंट को रिलेटेड वो आपको पढ़ना है, पॉलिसीज आपकी हो गई हैं, एनहांसमेंट क्या हो रहा है एम्प्लॉयबिलिटी को लेके, ठीक है, इंडस्ट्री इंस्टीट्यूट को लेके, रेगुलेटरी बॉडी आपकी क्या है टेक्निकल एजुकेशन की, तो ये आपको पूरा सेकेंड यूनिट में कवर करना है। हम थर्ड यूनिट की बात करें तो थर्ड यूनिट के अंदर हमें एकेडमिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, एकेडमिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट ITI के बारे में आपको यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है, SWOT एनालिसिस क्या है आपका, ठीक है, प्रॉब्लम्स क्या है, मध्य प्रदेश सिविल सर्विस रूल्स आपके क्या है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हमारी जो यूनिट रहेगी दैट इज द यूनिट नंबर 4 स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स, ठीक है। तो स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स की अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको वेरियस स्कीम्स के बारे में पढ़ना है। और ये जो यूनिट आपको मैंने बताई शुरुआत में, ये चार यूनिट टोटल 120 मार्क्स को कैरी करती है, ठीक है। 120 नंबर आपके हाथ में है अगर आपने इस पार्ट को बहुत अच्छे से कर लिया तो। और हमारे पास इसका एक सेपरेट बैच भी अवेलेबल है, अगर आपको नीड है तो आप इस बैच को प्रेफर कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब यूनिट नंबर 5 से जो आपका है ये वाला जो सेक्शन आपका है ये आपका कंप्लीट इंजीनियरिंग सेक्शन है। ये आपका क्या है, ये आपका कंप्लीट इंजीनियरिंग सेक्शन है और इंजीनियरिंग सिलेबस आपका रहेगा। अब इस सिलेबस में पता दो ब्रांच वाले जो स्टूडेंट है ना उनको बहुत फायदा मिल जाता है, ठीक है। दो ब्रांच वालों में किस किस को फायदा मिलता है, एक तो सिविल से अगर आप हैं तो आपको अच्छा फायदा मिल जाता है क्योंकि बहुत सारा इंजीनियरिंग का सिलेबस आपको देखने को मिल जाता है। दूसरा आपका मैकेनिकल से है तो मैकेनिकल में भी आपको अच्छा खासा सिलेबस देखने को मिल जाता है। बाकी ऐसा नहीं है कि और ब्रांच वालों को सिलेबस देखने को मिलता है क्योंकि फर्स्ट ईयर के अंदर तो हम कॉमन ही पढ़ते हैं ना, चाहे सिविल से हो, मैकेनिकल, कंप्यूटर साइंस, IT किसी भी ब्रांच से हो, आप कॉमन सिलेबस पढ़ते हो ना, तो वही कॉमन सिलेबस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। अब जैसे आप देखोगे तो यूनिट नंबर 5 जो आपकी रहेगी इसके अंदर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इससे रिलेटेड आपको टॉपिक्स दिए गए हैं। अब इंजीनियरिंग ड्राइंग की आप बात करोगे, ठीक है, तो इंजीनियरिंग ड्राइंग की आपको ये लास्ट वाली यूनिट्स आपको जो देखने को मिलेंगी ये आपकी इसकी है, ये आपकी ED से है। ये आपका जो पोर्शन है, सॉरी, ये जो पोर्शन है ये आपका ED का पार्ट है। किसका पार्ट है आपका, ED, इंजीनियरिंग ड्राइंग का पार्ट है, ठीक है। 2 पॉइंट आपकी इंजीनियरिंग ड्राइंग से रिलेटेड हैं। और इसके ऊपर अगर हम बात करें तो ये जो आप सिलेबस यहाँ पे देख पा रहे हो, ये वाला जो सिलेबस आपका है इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़नी पड़ती है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में आपने पढ़े होंगे तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपको पढ़ना है। और इसके अंदर कुछ पोर्शन जो आपका है वो आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का। तो ये वाला जो सिलेबस है ना ये आगे चल के सिविल और मैकेनिकल वाले जो हैं आगे चल के डिटेल में पढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला था उनको फायदा है। आप फर्स्ट ईयर में छोड़ देते हो, बाकी ये लोग आगे भी पढ़ते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा एक प्लस पॉइंट हो जाता है कि ऑलरेडी उन्हें पढ़ा हुआ है आगे चल के भी, ठीक है। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और इंजीनियरिंग ड्राइंग आपका रहेगा। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के अंदर एक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का छोटा सा पार्ट है, लास्ट वाला आप पार्ट बोल सकते हो, ऊपर आपको पूरा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे हम बात करें तो आगे हमारा पूरा का पूरा मैकेनिकल का सिलेबस आता है, मतलब थर्मल साइंस आपको यहाँ पढ़नी होती है। और थर्मल साइंस के अंदर आप देखोगे तो आपका एक तो थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट आपको पढ़ना है। क्या पढ़ना है, एक तो आपको थर्मोडायनामिक्स वाला पार्ट यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स के बाद अगर हम यहाँ पे बात करें तो एक पार्ट आपको यहाँ पे IC इंजन पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, IC इंजन पढ़ना है। और एक जो आपका सब्जेक्ट है वो है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो ये आपका यहाँ पे सिलेबस रहेगा। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका यहाँ पर सिलेबस रहेगा। तो ये मैकेनिकल के अंदर आपको ये 3 सब्जेक्ट्स यहाँ पे पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बात करें तो अब जो 7 नंबर का है ये भी मैकेनिकल वालों को, सिविल वालों को थोड़ा सा कॉमन रहता है। सिविल वाले प्रैक्टिकल जो है प्रैक्टिकल करते हैं और मैकेनिकल वालों को यहाँ पे थ्योरी देखने को सब्जेक्ट ही देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर आपको वर्कशॉप पढ़ना है। क्या पढ़ना है, वर्कशॉप पढ़ना है। वर्कशॉप के अंदर सारे के सारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट एंड गेज जो आपकी होती है इसके बारे में आप पढ़ोगे, फिटिंग के बारे में आप पढ़ोगे, वेल्डिंग के बारे में पढ़ोगे, ठीक है, मेटल कटिंग के बारे में आप पढ़ोगे
और कास्टिंग के बारे में आप पढ़ोगे। ठीक है, तो ये मेजर आपके यहाँ पे जो रहेंगे टॉपिक्स रहेंगे जिनको आपको वर्कशॉप के अंदर कवर करना है। मैं आपको पहले बता चुका हूं, हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। ठीक है, हर एक यूनिट 30 नंबर की आपकी है। ठीक है, हर एक यूनिट 30 नंबर की है। अब स्ट्रेटजी पता है क्या बोलती है? स्ट्रेटजी ये बोलती है कि सबसे पहले आप उस चीज को कवर करो जो आपका स्ट्रेंथ है। जैसे मैकेनिकल से हो तो पहले आप मैकेनिकल वाले पार्ट को पूरा कवर कर लो, अगर आप सिविल से हैं तो सिविल वाले पार्ट को आप कवर कर लें, वो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो स्ट्रॉन्ग पॉइंट को आप सबसे पहले कवर अप करिएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें तो यूनिट नंबर 8 आपकी जो रहेगी कंप्लीट इलेक्ट्रिकल साइंस आपका रहेगा। क्या रहेगा? कंप्लीट इलेक्ट्रिकल साइंस रहेगा, जिसके अंदर नेटवर्क लॉ एंड थ्योरम के बारे में आपको पढ़ना है, सिंगल फेस एसी सर्किट के बारे में आपको पढ़ना है, मैग्नेटिक सर्किट एंड ट्रांसफार्मर के लिए आपको पढ़ना है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है और इलेक्ट्रिकल मशीन्स के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, मतलब आप देख रहे हो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल का एक यूनिट के अंदर आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा दिया गया है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर आप ये सारे सिलेबस को पढ़ने वाले हैं। आगे हम बात करें तो यूनिट नंबर 9 जो आपकी रहेगी ये बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन साइंस का आपका रहेगा, जिसके अंदर हमें बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ना है, ऑपरेशनल एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स के बारे में अपने को पढ़ना है और कंप्यूटर नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो ये कंप्यूटर नेटवर्क और इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर ये वाला पता है, ये आपका एमपीजीके के अंदर भी पार्ट आता है, आईसीटी वाले पार्ट में भी आपके टॉपिक सेम मिल जाते हैं। ठीक है, तो नीचे के 2 पॉइंट तो आप ऑलरेडी पढ़ोगे ही सही। ठीक है, थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा इसमें डिटेल में पढ़ना है, नेटवर्क एंड कम्युनिकेशन जो आपका रहेगा। ठीक है, चलो आगे हम बात करें तो यूनिट नंबर 10 आपका है। यूनिट नंबर 10 में आपको सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की तो एक तो आपको कंप्लीट सर्वेइंग का यहाँ पे सब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये एक सब्जेक्ट आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा, ठीक है, ये अपने आप में एक सब्जेक्ट का पार्ट है। जैसे कि बिल्डिंग बाय लॉज जो आपके हो गए ना, ये अलग पार्ट है, बिल्डिंग प्लानिंग के अंदर आपका ये आता है। ठीक है, इसके अलावा आपको जैसे कि सब्जेक्ट की बात करें तो कंस्ट्रक्शन मटेरियल पढ़ना है, जिसमें ब्रिक्स के बारे में पढ़ना है, सीमेंट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, कोर्स एग्रीगेट के बारे में पढ़ना है, स्टील रेनफोर्समेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर आपको पूरा का पूरा यहाँ पे एफएम पढ़ना है। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स आपको पढ़ना है, कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाला सेक्शन आपका है तो इंजीनियरिंग इकोनॉमी वाले सेक्शन को पढ़ना है। ठीक है, इंजीनियरिंग इकोनॉमी के अंदर ही क्यूएससी एस्टिमेशन वाला पार्ट आ जाता है, टेक्निकल सैंक्शन और स्पेसिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, हम नेक्स्ट हम बात करेंगे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जैसे कि वाटर पे आप कौन कौन से टेस्ट करते हो, वेस्ट वाटर आपका क्या होता है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट आपका क्या है, सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन आपका क्या है और नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम आपका यहाँ पर क्या है। ठीक है, इसके अलावा WRE सब्जेक्ट आता है जिसमें आपको डैम के बारे में पढ़ना है, कैनाल के बारे में पढ़ना है, रेनफॉल एंड मेजरमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। फिर सॉइल का एक पार्ट आ जाता है सेफ बियरिंग कैपेसिटी को लेके, सेफ बियरिंग कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है। पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाला सेक्शन भी आपका यहाँ पे आ जाता है, ये तो एमपीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर से इन्होंने उठा लिया, उसके अंदर भी एड ऑन किया था, वहीं से इन्होंने इस सिलेबस को ले लिया। तो ये आपका सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस यहाँ पे रहेगा। तो टोटल आपकी यहाँ पे 10 यूनिट्स हैं और हर एक यूनिट से आपको 10 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इसको पढ़ना चालू कर दो। क्यों पढ़ना चालू कर दो, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि सिलेबस बहुत वास्ट है और अलग अलग ब्रांचों का इसके अंदर सिलेबस है। ठीक है, एकदम से नोटिफिकेशन आएगा, वैकेंसी आएगी, आप सारे सिलेबस को कवर नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अगर मैं की पॉइंट्स यहाँ पे बात करूं कि आपने प्रिपरेशन स्टार्ट यहाँ पे करना है तो आप सबसे पहले क्या करिए, आप प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो सबसे पहला तो ये आता है कि आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए क्या पढ़ना। एक तो पार्ट ए का सिलेबस, पार्ट ए का सिलेबस मतलब कि एमपीजी के वाले पार्ट को आप पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। सेकंड, आपको कवर करना है स्किल डेवलपमेंट एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तो इसकी आपको टोटल 1 to 4 यूनिट्स को कवर करना है। फिर अगर हम इंजीनियरिंग में बात करें तो इंजीनियरिंग के अंदर आपको क्या करना है, जो भी आपकी कोर ब्रांच है, ठीक है, कोर स्ट्रीम से रिलेटेड आप सिलेबस को कवर करना स्टार्ट कर दीजिए। कोर स्ट्रीम मतलब अगर आप मैकेनिकल से हैं तो मैक वाले क्या स्टार्ट कर सकते हैं, एक तो यूनिट 6 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, यूनिट 6 को
एक आपकी यूनिट 7 हो जाएगी और ये एक आपकी हो जाएगी यूनिट 5। आप यहां से स्टार्ट करिए, इनको आप स्टार्ट करिए, ठीक है। अगर मैं बात करूं सिविल वाले स्टूडेंट्स हैं, तो सिविल वाले स्टूडेंट यहाँ पे जो स्टार्ट कर सकते हैं इंजीनियरिंग में, वो यूनिट 5 को स्टार्ट कर सकते हैं और स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट 10 को अभी से, ठीक है। अभी से आप स्टार्ट कर दो। अगर आप इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स से हैं तो आप जो है यूनिट नंबर 8 आपका हो गया, यूनिट नंबर 9 आपका हो गया, तो आप इनको पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यूनिट आपकी कोर स्ट्रीम से रिलेटेड है आप उसको स्ट्रांग बनाइए, वो उस सेक्शन के आपको क्वेश्चंस बनने चाहिए, क्योंकि हर एक यूनिट के अंदर आपको जो है वो 30 मार्क्स का आपको देखने को मिलेगा, मतलब 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो आपकी स्ट्रीम के क्वेश्चंस जो है वो गलत नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अपनी स्ट्रीम्स को आप स्ट्रांग बनाइए और स्टार्टिंग का ये जो 2 पार्ट आपको मैंने बोला है, आप इन 2 पार्ट को स्ट्रांग बनाइए। क्यों? क्योंकि एमपीजीके वाला पार्ट 150 मार्क्स का, ये वाला पार्ट आपका 120 मार्क्स का, तो टोटल आपका जो रहेगा 270 मार्क्स का यहाँ पे रहेगा, ठीक है। तो आप इस पार्ट को स्ट्रांग बनाइए, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपको और गाइडेंस चाहिए या इंफॉर्मेशन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप उस नंबर पे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, थैंक यू।